बबूसा का चक्रव्यूह चैप्टर 4। बबूसा ने हॉम्बी के कमरे में प्रवेश किया और ठिठक गया। हॉम्बी सोच भरी आंखों से अपने लंबे काले बालों को हाथों से सहला रही थी। उसने नजर घुमाकर बबूसा को देखा। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। बोल बबूसा, हॉम्बी क्या उठी। धरा से तेरा क्या वास्ता है जादूगरनी। कुछ भी नहीं। फिर तूने धरा से क्या बात की अकेले में। वो तेरे जानने लायक नहीं। क्यों? अगर वो बातें तेरे को पता चल गई तो धरा तेरी जान ले लेगी। बबूसा लंबे पलों तक हॉम्बी को देखता रहा, फिर क्या उठा। वो मुझे नहीं मार सकती। तू अभी उसकी ताकतों से अनजान है। ताकतें? बबूसा की आंखें सिकुड़ी। हॉम्बी खामोश रही। मुझे पता जादूगरनी, मैं सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। जिद मत कर बबूसा। मेरे बताते ही उसे आभास हो जाएगा और वो तुझे इसलिए मार देगी कि सदूर पहुंचने से पहले उसका राज ना खुल जाए। उसका मुकाबला करना तेरे बस का नहीं है। ऐसा क्या है जिस उसमें कि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। हॉम्बी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर चुप हो गई। मुझे सब बता जादूगरनी। तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं रहा कि मैं सच कह रही हूँ। मुझे मालूम है जादूगरनी कि तेरी बात कभी भी झूठी नहीं होती। तो मेरी बातों पर यकीन रखो, मुझसे कुछ मत पूछ। इसी में तेरा और सबका भला है। मैं तेरी बातें सुनकर बेचैन हो रहा हूँ जादूगरनी। हॉम्बी खामोश रही। अब मुझे क्या करना चाहिए हॉम्बी? कुछ पलों बाद बबूसा ने कहा। मैं तेरे को ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये सदूर ग्रह की बातें और जानकारी मुझे भी ज़्यादा नहीं है, परंतु ये बात मन में बैठा ले कि उस लड़की की वजह से सदूर पर तूफान उठने वाला है। यकीन नहीं होता, बबूसा ने परेशानी से कहा। हॉम्बी को क्षण बबूसा को देखती रही, फिर मुस्कुरा पड़ी। ऐसा है तो मैं धरा को साथ नहीं ले जाता, बबूसा ने कहा। अब तेरे बस में कुछ नहीं रहा। सदूर तक जाने में जो रुकावट बनेगा उसे वो लड़की खत्म कर देगी। इतना आगे आकर वो वापस पलटने वाली नहीं। उसकी निगाहों में उसका सदूर पर जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी वो सदूर ग्रह से ही पृथ्वी पर आई थी। अब तुम लोग पोपा में बैठकर सदूर जाओगे तो ये खेल भी उसकी ताकतों द्वारा खेला गया। इस खेल की शुरुआत तब हुई थी जब रानी ताशा ने राजा देव को सदूर ग्रह से बाहर फेंक दिया था। वो सब कुछ इसी लड़की की ताकतों ने किया था, हॉम्बी ने गंभीर स्वर में कहा। यह क्या कह रही हो जादूगरनी? बबूसा हैरान हो गया। हॉम्बी खामोश रही। तुम्हारा मतलब है कि रानी ताशा ने अपने होशोहवास में राजा देव को ग्रह से बाहर नहीं फेंका था? बबूसा के होठों से निकला। सही समझा तू। तब रानी ताशा के सिर पर इसी लड़की की सहायक ताकतें सवार थी। रानी ताशा को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। होश उसे तब आया जब उसके सिर से इस लड़की की ताकतें हट गई। तब उसको पता चला कि उसने क्या कर डाला है। लेकिन वो सब तो उन ताकतों ने कराया था। इस वक्त की तैयारी इस लड़की ने 250 साल पहले ही शुरू कर दी थी। ऐसे में ना तो तू इसे पीछे हटा सकता है, ना ही वो पीछे हटने वाली है। लेकिन वो है कौन जादूगरनी? ऐसा क्यों कर रही है? बबूसा हक्का बक्का था। इस बारे में तेरे को स्पष्ट कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो तुझे मार देगी। वो कत्लेआम मचा देगी। तेरे सब सवालों का जवाब देकर तेरी जान जाने की वजह मैं नहीं बनना चाहती, हॉम्बी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तेरी बातें सुनकर हैरान हो रहा हूँ जादूगरनी। इतना? हॉम्बी चुप रही। इतना तो बता जादूगरनी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सलाह नहीं दूंगी। तेरे को अपने विवेक से काम लेना होगा। तेरे में तो समझ बहुत है बबूसा। बबूसा हॉम्बी को देखता रहा, फिर बोला। तो क्या उस धोखे के प्रति रानी ताशा निर्दोष है? पूरी तरह। रानी ताशा को इस बात को लेकर आज रानी ताशा तो इस बात को लेकर आज तक परेशान है कि उसने ये क्या कर डाला। वो सोच भी नहीं सकती कि कुछ ताकतों ने उससे ये काम करवाया था। इन बातों का आभास मुझे हाल ही में हुआ है, परंतु मेरा फ़र्ज़ है कि राजा देव को उस वक्त की याद ज़रूर दिलाऊं। मैं राजा देव का सेवक हूँ जादूगरनी। जो तेरा विवेक कहता है वो कर। इतना जान ले कि रानी ताशा राजा देव से सच्चा प्यार करती है। मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जब राजा देव को सब कुछ याद आ जाएगा तब राजा देव से ये बात अवश्य कहूँगा कि रानी ताशा ने जब ये सब किया तो वो अपने होश में नहीं थी। हम भी चुप रही। मैं सोमात को रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। क्या इस कोशिश में मुझे सफलता मिलेगी? बबूसा ने पूछा। हम्बी के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बबूसा हम्बी को देखता रहा। जवाब दे हम्बी। अब जा बबूसा, मुझे आराम करने दे, हम्बी ने शांत स्वर में कहा। बबूसा खामोशी के साथ बाहर निकल गया, परंतु परेशान लग रहा था वो। हम्बी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खुद को अजीब से जंजाल में फंसा महसूस कर रहा था। वो वापस उस कमरे जैसी जगह में पहुंचा जहाँ जगमोहन, मोना चौधरी, नगीना, धरा और सोमारा थी। धरा की निगाह बबूसा पर पड़ी तो वो मुस्कुराई। निचला होठ टेढ़ा हो गया। तुम क्या करते फिर रहे हो बबूसा? जगमोहन ने पूछा। सोलाम के आने का इंतजार। रात को उसके आने पर ही विचार विमर्श होगा, बबूसा ने शांत स्वर में कहा। फिर धरा से क्या उठा? तुम मेरे पास आओ। बबूसा उस जगह के एक कोने की तरफ बढ़ गया। धरा उसके पास जा पहुंची। दोनों सबसे हटकर नीचे जा बैठे। बबूसा की पैनी निगाह धरा पर थी। तभी सोमारा भी वहां आकर बोली। तुम इसके साथ अकेले में क्या बात करने वाले हो बबूसा? सोमारा बोली। बैठ जा सोमारा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। सोमारा भी बैठ गई।
बबूसा ने धरा को देखा। धरा के चेहरे पर टेढ़े होठ वाली मुस्कान नाच रही थी। तेरी उस जादूगरनी ने तुझे कुछ नहीं बताया बबूसा? धरा हंसकर क्या उठी। बबूसा ने धरा को गहरी निगाहों से देखा। क्या देखता है? धरा ने आंखें नचाई। निचला होठ जरा सा टेढ़ा हो गया। कुछ समझ नहीं आया तुझे? तेरे को पता है जादूगरनी ने मेरे से क्या बात की? नहीं पता, पर मेरे बारे में कोई खास बात की होती तो मुझे पता चल जाता। एहसास हो जाता तेरी जादूगरनी है समझदार। वो जानती है कि तेरे को कुछ बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरा मुस्कुरा रही थी। तू है कौन? कमाल है, मुझे नहीं पहचानता। मैं धरा हूँ, तेरी दोस्त। पर पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी। ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी बातें करने की, पर अब वक्त नज़दीक आता जा रहा है तो ये बातें शुरू हो गई। कैसी बातें? सदूर की। मैं तो चुप थी, परंतु तेरी जादूगरनी के सामने कुछ भी न छिप सका। उसे बहुत कुछ पता है, पर उसने मुझे नहीं बताया। बोला तो अगर बता देती तो अंजाम बुरा होता। उसने मुझे बताया कि सदूर की रहने वाली है और 250 साल पहले ही तेरी ताकतों ने तेरी वापसी का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। रानी ताशा ने राजा देव के साथ जो किया वो उससे तेरी ताकतों ने करवाया। तभी तो आज मुझे रास्ता मिल रहा है वापस सदूर पर जाने का, नहीं तो मैं कैसे वापस जाती? क्या असलियत है तेरी? धरा हंसी, होंठ टेढ़ा हो गया। बहुत व्याकुल है मेरे बारे में जानने को। क्यों ना हूँगा? बता कौन है तू और सदूर से तेरा क्या नाता है? बबूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। सोमारा की निगाह धरा पर टिकी थी। तू चाहता है मैं तेरे को बता दूं? धरा मुस्कुराई। बता। अभी नहीं, धरा ने चंचल स्वर में कहा। निचला होठ टेढ़ा था। जब पोपा चल पड़ेगा तो रास्ते में बताऊंगी। अभी क्यों नहीं? नहीं तो नहीं, बाद में बताऊंगी, धरा बोली। अभी बताने का वक्त नहीं आया। जादूगरनी कहती है कि तू सदूर पर पहुंचकर तूफान खड़ा कर देगी, मुसीबतें आ जाएंगी। अच्छा? धरा हंसी। ऐसा कहा उसने? वैसे तेरी जादूगरनी है बहुत समझदार। बबूसा गंभीर निगाहों से धरा को देखता रहा। ये कुछ नहीं बताएगी बबूसा, मैं इसकी शाखों में शैतानी देख रही हूँ, सोमारा बोली। तू सदूर की है? बबूसा ने पूछा। हाँ हूँ, सदूर पर तो मेरी प्यारी दुनिया बसती है, धरा ने कहा। फिर पृथ्वी पर कैसे आ गई? आना पड़ा, मेरी ताकतों ने मेरी सहायता की। मुझे कहीं तो रहना था। धरा गंभीर हो गई। तो किन ताकतों की बात कर रही है? सदूर ग्रह पर पहुंचकर तेरे को पता चल जाएगा। मेरे से मिलना भी तेरी चाल थी। मेरा डोबू जाति में आना मेरी चाल का हिस्सा था। उसके बाद जो किया मेरी ताकतों ने किया। याद है मेरे पास डोबू जाति के वो पत्ते थे जो कि यहाँ की देवी की मूर्ति के सामने रखे थे? मैं वो पत्ते ले गई थी यहाँ से। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा। मेरी ताकतों ने मुझे एहसास करा दिया था तब कि इन पत्तों को ले जाने से मुझे सदूर तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई पहुंची और उन पत्तों की गंध पाकर तुमने मुझे ढूंढ निकाला। वो सब मेरी ताकतों का असर था जिन्होंने मुझे तुम तक पहुंचाया और फिर मैं तुम्हारे साथ साथ ही रही। तुम मेरे लिए रहस्यमय बनती जा रही हो धरा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। धरा बबूसा को देखती मुस्कुराती रही। तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही। पोपा में बैठकर बताऊंगी। मैं तुम्हें अभी मार भी सकता हूँ, बबूसा ने एकाएक चुपते स्वर में कहा। तू कुछ नहीं कर सकता बबूसा, धरा ने मुस्कुरा कर कहा। तू मुझे नहीं मार सकता। जादूगरनी ने यह बात तेरे को नहीं बताई क्या? सदूर मेरी जगह है, वहाँ मैं सही सलामत पहुँच जाऊंगी। मेरी ताकतें मेरी सहायता कर रही हैं। बबूसा होठ भींच कर उठा और वहाँ टहलने लगा। सोमारा पास पहुँच बोली। ये धरा कैसी बातें कर रही है बबूसा? बबूसा ने ठिठक कर सोमारा से गंभीर स्वर में कहा। ये धरा वो धरा नहीं रही जिसे मैं डोबू जाति के योद्धाओं से बचाता फिर रहा था। अब ये बहुत बदल गई है। मेरे ख्याल में अब इसका असली रूप सामने आने लगा है। ये कोई खतरनाक शय है। अभी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन हो सकती है जो अपने को सदूर की वासी बताती है? सोमारा के होठ भिज गए। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपनी जगह पर बैठी तरह दोनों को देखती मुस्कुराती रही। निचला होठ लटक कर कुछ टेढ़ा सा हुआ पड़ा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी, जैसे कह रही हो, देखना सदूर पर क्या होगा। पोपा में प्रवेश करते ही देवराज चौहान खुशी से झूम उठा। जो चीज़ उसने 250 साल पहले बनाई थी और जिसका मज़ा नहीं ले सका था, वो सब कुछ आज फिर उसके सामने था। देवराज चौहान पोपा में भागता फिरा। सब कुछ उसे याद था कि क्या चीज़ पोपा में कहाँ है। रानी ताशा उसके साथ थी और देवराज चौहान रानी ताशा को पोपा में लगी चीज़ों के बारे में बताता जा रहा था। उसे इतना खुश पाकर रानी ताशा की आंखें छलछला उठी। इस वक्त वो देवराज चौहान से कहीं ज़्यादा खुश थी। इतनी खुश कि कभी कभी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने राजा देव को वापस पा लिया है। पोपा में मौजूद लोग देवराज चौहान का प्रसन्नता से स्वागत कर रहे थे। वो भी खुश थे कि उन्हें राजा देव मिल गए। देवराज चौहान सबसे खुशी से मिल रहा था। रानी ताशा ने किलोरा से मुलाकात करवाते हुए कहा। ये किलोरा है, मेरा मुख्य सहायक और पोपा को भी यही चलाता है। ओ किलोरा। देवराज चौहान ने उसे गले से लगाया। पोपा चलाने में कैसा है? बहुत अच्छा है राजा देव। कोई समस्या तो नहीं आती? शुरू में कुछ समस्या थी, परंतु जमरा ने उस समस्या को दूर कर दिया था।
देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मुझे याद आ रहा है कि पोपा के कुछ लीवर अटक रहे थे उड़ान के दौरान। देवराज चौहान के सर में एकाएक गुस्सा भर आया था। मैंने जमरा से नई लीवर तैयार करने को कहा और किले की तरफ तुमसे मिलने चल पड़ा था। ओ देव, रानी ताशा फौरन कह उठी, उन बातों को छोड़ो, अब की बात। ताशा, मेरी प्यारी ताशा। देवराज चौहान एकाएक उलझन में पड़ गया। मैं उस दिन बग्घी में बैठकर किले की तरफ चल पड़ा था, पर मुझे आगे की बात याद नहीं आ रही कि मैं तुमसे मिला कब था। और रानी ताशा के चेहरे पर बेचैनी दौड़ी। वो देवराज चौहान का हाथ पकड़कर बोली, मेरे देव, अब हमें खुश रहना चाहिए कि हमने एक दूसरे को पा लिया। स्वर में मिठास थी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर रानी ताशा को देखा। हाँ ताशा, हम मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। रानी ताशा आपको ढूंढ निकालने के लिए बहुत बेचैन थी राजा देव। किलोरा क्या उठा। मैं समझ सकता हूँ। देवराज चौहान ने रानी ताशा के खूबसूरत चेहरे को देखा। रानी ताशा प्यार भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रही थी। मैं बहुत खुश हूँ ताशा तुम्हें पाकर। मेरा भाग्य अच्छा है कि तुम मुझे मिल गए देव। रानी ताशा भावुक उठी। तभी किलोरा ने कहा, राजा देव, अभी भी पोपा पर ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा क्या है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, किलोरा ने आगे बढ़ते हुए कहा। रानी ताशा और देवराज चौहान उसके पीछे चल पड़े। तुमने पोपा बनाकर कितना अच्छा किया देव। रानी ताशा हाथ थामे चलते हुए कह उठी। तुम्हारे लिए तो बनाया था ताशा कि हम दोनों पोपा में बैठकर बादलों के पार की सैर किया करेंगे। किसी ग्रह पर और भी लोग रहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, अपने ग्रह पर बुलाएंगे उन्हें। क्या जमरा ने ऐसा कुछ किया? जमरा ने ऐसा करने को कहा तो था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तुम मेरे पास नहीं थे देव। तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लगा। परंतु जमरा अपने कामों में लगा रहा। उसने अपने जैसे वैज्ञानिक और भी तैयार कर लिए। उसने रोशनी रोशनी के बक्से बनाए, उसने वाहन बनाए, और भी चीज़ों का निर्माण वो और उसके साथ ही करते रहे। आज सदूर का रूप पूरी तरह बदल चुका है। जमरा ईमानदार और काबिल था, इसी कारण महापंडित इसका जन्म बार बार कराता रहा। जमरा ने सदूर को संभालने में मेरा बहुत साथ दिया। इस वक्त सदूर को उसी के हवाले करके पृथ्वी पर आई थी। जमरा ने मुझे याद किया, बहुत याद किया। वो कहता था कि अगर राजा देव यहाँ होते तो अब तक जाने क्या क्या चीज़ें बना चुके होते। वो कहता है मैं इतना नहीं सोच सकता निर्माण के बारे में जितना राजा देव सोच लेते थे। पोपा बनाने के बारे में भी आप ही ने सोचा देव। और जमरा शुरू शुरू में तो आपकी सोच से सहमत नहीं था, लेकिन वो अक्सर कहता है कि राजा देव की वजह से ही पोपा तैयार हो सका। जो रोशनी के डिब्बे जमरा ने बनाए उसके बारे में भी जमरा कहता है कि ये सब राजा देव की सोचों का ही नतीजा है। रानी ताशा ने कहा, हाँ, मैं जमरा को रोशनी के डिब्बे बनाने के बारे में बताया करता था। मैं मशालों के प्रकाश से छुटकारा पाना चाहता था। मैं दूसरी तरह की रोशनी का निर्माण करना चाहता था। देवराज चौहान ने कहा, अब तो आप सदूर को और भी शानदार बना देंगे। अब ऐसा क्या हो गया जो पृथ्वी ग्रह आपका बहुत देखा भाला है? ऐसी बहुत सी चीज़ें पृथ्वी पर होंगी जो सदूर पर नहीं है। आप उन चीज़ों का निर्माण करेंगे तो सदूर कितना शानदार होता चला जाएगा। रानी ताशा ने खुशी से कहा, हाँ ताशा, मैं अपने सदूर को और भी अच्छा बना दूंगा। दोनों किलोरा के पीछे चलते जा रहे थे। किलोरा इस वक्त सुरंग जैसी राहदारी में आगे बढ़ा जा रहा था। जल्दी वे खत्म हो गई और वे पोपा के पीछे वाले खुले हिस्से में जा पहुंचे। यहाँ कमरे भी बने हुए थे और काफ़ी खुली जगह थी। किलोरा दीवार पास जाकर रुका। वहाँ पर 4 फुट चौड़ा 8 फुट ऊंचा दरवाज़ा नजर आ रहा था। उसके पास ही दीवार पर पीले रंगों के 12 बटन लगे थे। देवराज चौहान की निगाह उन बटनों पर जा टिकी। होठ सिकुड़ गए। राजा देव, ये दरवाज़ा हम आज तक नहीं खोल सके। किलोरा क्या उठा। बबूसा इस दरवाजे को खोलना जानता है। मैंने उसे बताया था कि किन बटनों को क्रमवार कितनी बार दबाने पर यह दरवाज़ा खुलेगा। देवराज चौहान ने रानी ताशा को देखा। बबूसा से नहीं पूछा ताशा? पूछा था, वह मेरे से नाराज़ है। शायद इसलिए उसने कहा था कि उसे इस बारे में पता नहीं है। रानी ताशा बोली, कई बातें जमरा को नहीं बता सका था क्योंकि तब हम सब व्यस्त चल रहे थे। जब मैं किले की तरफ रवाना हुआ था तो जमरा तब भी पोपा के निर्माण के कामों में व्यस्त था। वो उसके हिस्से के काम थे। लेकिन बबूसा पोपा के निर्माण में बराबर मेरे साथ रहा और मैं उसे सब कुछ बताता रहा था। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और पीले बटनों के पास पहुंचकर उंगली से उन बटनों को तेजी से दबाने लगा। कई बटन एक बार दबाया तो कोई 2-3 बार। इस काम से फुर्सत पाकर देवराज चौहान हटा ही था कि एकाएक दरवाजे में हलचल पैदा हुई और देखते ही देखते बाहर की तरफ खुलने लगा। इसके साथ ही उस मोटे दरवाजे से सीढ़ियाँ निकली और नीचे की तरफ फैलती चली गईं। दरवाज़ा पूरा खुल गया और सीढ़ियाँ ज़मीन पर जा लगीं। सामने बर्फ़ का पहाड़ दिखा। किलोरा और रानी ताशा मुस्कुरा पड़ी। किलोरा ने फ़ौरन आगे बढ़कर बाहर झाँका। ठंडी हवा का झोंका पोपा के भीतर प्रवेश कर गया। तो ये दरवाज़ा भी बाहर जाने का रास्ता है? किलोरा क्या उठा। हाँ, पोपा से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, आगे भी पीछे भी। देवराज चौहान बोला। हमें ये बात पता नहीं थी। रानी ताशा ने मुस्कुराकर कहा। राजा देव, किलोरा पलट कर बोला, इस दरवाजे के बटनों के बारे में मुझे समझा दीजिए। अब मैं तुम लोगों के साथी हूँ, देवराज चौहान ने कहा, सब बता दूंगा। उसके बाद देवराज चौहान ने उन पीले बटनों को पुनः कई बार दबाया तो दरवाजे की सीढ़ियाँ दरवाजे में सिमट आईं और दरवाज़ा बंद होता चला गया। ऐसी और भी 2-3 बातें हैं जो आप ही हल कर सकते।
किलोरा, रानी ताशा क्या उठी। हम लंबे सफ़र से आए, राजा देव को आराम करना है। ठीक है रानी ताशा, किलोरा ने कहा। मैं राजा देव से फिर बात कर लूँगा। किलोरा चला गया। हम कमरे में चलें देव? पहले मैं सारा पोपा देखना चाहूँगा। ज़रूर देव, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। देवराज चौहान रानी ताशा के साथ पोपा का पूरा चक्कर लगाने लगा। सब कुछ देखकर देवराज चौहान खुश हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। पोपा को देखते देवराज चौहान उत्साह से भरा था। अपने देव के साथ पोपा में टहलते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रानी ताशा क्या उठी। मुझे भी ताशा, तुम नहीं समझ सकती, पोपा बनाना मेरा सपना था। देवराज चौहान खुशी से क्या उठा। परंतु अभी तक मैंने इसकी सैर नहीं की कि बादलों में ये कैसी उड़ान भरता है। बहुत अच्छी उड़ान भरता है देव। जिस रफ्तार से ये बादलों के पार जाता है उस रफ्तार का पीछा नजरें भी नहीं कर सकती। अद्भुत चीज़ है ये। आपने बहुत शानदार बनाया पोपा को। रानी ताशा खुशी से कह उठी। घंटा भर देवराज चौहान पोपा को ही भीतर से देखता रहा। तुम जानती हो ताशा, देवराज चौहान ने पोपा देखने के बाद कहा, मैंने पोपा को 6 हिस्सों में बांट कर बनाया। उड़ान के दौरान अगर पोपा के किसी हिस्से में खराबी आ जाती और वो खराबी ठीक नहीं हो पाती और पोपा को उससे खतरा पैदा हो जाता है तो चालक कक्ष में बैठे बैठे वहाँ के सिस्टम से पोपा के खराब हिस्से को अलग करके फेंका जा सकता है। जमरा ने यह बात बता रखी है, परंतु उसका कहना है कि उसे उस सिस्टम की जानकारी नहीं है। राजा देव ने उस सिस्टम का निर्माण किया था, परंतु उन्हें बताने का वक्त नहीं मिला। रानी ताशा ने कहा। हाँ, मैंने जमरा को उस दिन बुलाया था उस सिस्टम के बारे में बताने को, परंतु वो अपने हिस्से के कामों को करने में इतना व्यस्त था कि उसे आने में वक्त लग गया। जबकि तब मैं किले की तरफ रवाना होने वाला था। तब मैंने उससे कहा था कि किले से वापस आकर बताऊंगा। देवराज चौहान क्या उठा। रानी ताशा देवराज चौहान से आ सटी। देवराज चौहान ने प्यार भरे अंदाज में रानी ताशा को बाहों के घेरे में ले लिया। मेरी ताशा। देवराज चौहान की आवाज़ कांप उठी। मेरे देव। रानी ताशा ने देवराज चौहान की छाती को चूमा। कमरे में आराम करते हैं। पहले मैं महापंडित और जमरा से बात करना चाहता हूँ। आओ, वो खुश हो जाएंगे राजा देव से बात करके। रानी ताशा और राजा देव पोपा के भीतर के रास्तों को तय करके 5 मिनट बाद वे उस हॉल में जा पहुंचे जहाँ एक तरफ बने काउंटर पर स्क्रीन लगी थी और सामने ढेरों बटन लगे थे। वहाँ दीवार के साथ रखी कुर्सियों पर रानी ताशा के 5 आदमी बातें कर रहे थे और उन्हें आए पाकर फौरन उठ खड़े हुए थे। महापंडित से संपर्क बनाओ, रानी ताशा ने एक से कहा। यह काम मैं खुद कर लूँगा, आगे बढ़ते देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान बटनों, स्विच और लीवरों में व्यस्त हो गया। हेडफोन कानों पर लगा लिया। रानी ताशा पास ही रही। लंबी कोशिश के बाद भी महापंडित से संपर्क नहीं हो सका। महापंडित के यंत्रों में कोई समस्या है? देवराज चौहान बोला। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। महापंडित के यंत्रों में कई बार ऐसी समस्या आ जाती हैं, रानी ताशा बोली। देवराज चौहान ने जमरा से संपर्क बनाया तो तुरंत बात हो गई। जमरा बात कर रहा है, उधर से आवाज़ आई। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जमरा की आवाज़ उसने पहचान ली थी। जमरा, तुम कैसे हो जमरा? देवराज चौहान की आवाज़ कांप उठी। कौन? राजा देव तो नहीं बोल रहे? जमरा की आवाज़ में खुशी के भाव थे। हाँ जमरा, मैं राजा देव हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। देवराज चौहान प्रसन्नता से कह उठा। ओ राजा देव, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं राजा देव? जैसे पहले दिखते थे, क्या आप भी वैसे दिखते हैं? मैं आपको पहचान लूँगा ना? जमरा के स्वर में कंपन भरा था। हम जल्दी मिलेंगे जमरा, मैं वापस सदूर पर आने वाला हूँ। सच राजा देव, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं तो सोच रहा था कि शायद रानी ताशा आपको तलाश ना कर सके। अब तक आप पृथ्वी ग्रह पर रहते रहें। हाँ जमरा, पृथ्वी ग्रह कैसा है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा। मुझे पता लगा कि रोशनी के डिब्बे बना लिए तुमने। अब रोशनी के लिए मशालें इस्तेमाल नहीं होती। हाँ राजा देव, बिजली का छोटा सा बक्सा हर घर में लगा है, वही रोशनी देते हैं। किले पर भी ऐसे ही है। सदूर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर बग्गी की जगह छोटे छोटे वाहन चलते हैं। 2 लोग उसमें बैठ सकते हैं। मैंने आपके लिए भी एक ऐसा वाहन बनाया है जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। मैंने एक उड़ने वाले वाहन का निर्माण भी किया है, परंतु वो सदूर के लोगों के लिए नहीं बनाया। अगर उड़ने वाला वाहन सबके पास होगा तो वो हवा में एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरकर मर सकते हैं। अब आप आ रहे हैं तो इसका फैसला आप ही कीजिएगा। सदूर के रास्ते पक्के और शानदार बना दिए गए हैं। यहाँ आप धातु की तरह सिक्के चलते हैं। मैंने सिक्कों के लिए एक नई तरह के पदार्थ की ईजाद की है। आप सदूर को पहचान ही नहीं पाएंगे राजा देव। उत्साह में भरी थी जमरा की आवाज़। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने सदूर के लिए बहुत मेहनत की है जमरा, देवराज चौहान ने कहा। राजा देव, आप यहाँ होते तो जाने किस किस कैसी चीज़ों का निर्माण कर देते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जमरा ने तेज स्वर में कहा। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी चीज़ है? बहुत। पृथ्वी हमारे सदूर से बहुत ज़्यादा आगे है। फिर तो आप ग्रह पर आकर कई नई चीज़ों का निर्माण कर देंगे जो पृथ्वी पर आपने देखी हैं। तुम्हारी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जमरा। मैं तो हर वक्त आपकी सेवा में मौजूद है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि रानी ताशा ने आपको ढूंढ निकाला है। हम जल्दी मिलेंगे जमरा। पृथ्वी से पोपा मैं कब रवाना हो रहा है? बहुत जल्दी। अब यहाँ कोई काम नहीं बचा। मैं आपके आने की खुशी में किले को रोशनी से सजा दूंगा राजा देव।
शुक्रिया। महापंडित से संपर्क नहीं हो पा रहा, देवराज चौहान ने पूछा। उसकी तारों में कुछ समस्या आ रही है, वो उन्हें ठीक कर रहा है। अब तो महापंडित ने बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, वो उसी में रहता है। मैं आपके लिए नया किला बनाना चाहता था, परंतु रानी ताशा ने इनकार कर दिया कि वो उसी किले में रहेंगी जहाँ वो रहती रही हैं। लेकिन आप ज़रूर चाहेंगे कि नए किले का निर्माण हो, जो कि पहले किले से कहीं ज़्यादा लाजवाब होगा। जमरा बहुत ज़्यादा उत्साह में था। हाँ जमरा, हम बहुत शानदार किला बनाएंगे, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। पास खड़ी रानी ताशा के चेहरे पर मीठी मुस्कान तैर गई। बातें समाप्त करके देवराज चौहान ने हेडफोन उतार कर रखा। मुझे कितना अच्छा लग रहा है देव कि तुम मेरे करीब हो, रानी ताशा की आंखें भर आईं। जमरा ने बहुत कहा कि नया किला बनाया जाए, परंतु पुराने किले में तुम्हारी यादें थी देव, जिनके सहारे में जी रही थी। मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अब तुम आ गए हो तो जो अच्छा लगे वो करो, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए ताशा, तुम्हारे बिना मैं सांसें भी नहीं लेना चाहूँगा। अब हमारा वक्त बहुत अच्छा निकलेगा देव। हाँ, बहुत अच्छा होगा आने वाला वक्त। तभी हम्बस ने वहाँ प्रवेश किया और पास आकर बोला, राजा देव, आपके वापस आ जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। देवराज चौहान ने हम्बस को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। देव, रानी ताशा क्या उठी, ये हम्बस है, किलोरा के बाद पोपा का महत्वपूर्ण आदमी। देवराज चौहान ने हम्बस को गले लगाया। फिर हम्बस ने रानी ताशा से कहा, किलोरा कह रहा था कि मुझे कुछ साथियों के साथ डोबू जाति में छोड़कर पोपा चला जाएगा और हम डोबू जाति को चलाएंगे। पहले ऐसे ही सोचा था हम बस, रानी ताशा ने कहा, परंतु अब विचार बदल गया। सदूर पर पहुंचकर राजा देव इतने व्यस्त हो जाएंगे कि शायद हम दोबारा पृथ्वी पर ना आ सके। आए तो जाने काम आए। ऐसे में राजा देव ने फैसला लिया है कि हम सभी वापस सदूर चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। अगर कभी दोबारा मैं पृथ्वी पर आना हुआ तो पोपा कहाँ पर उतरेगा, हम कहाँ पर रहेंगे, हम बस बोला। रानी ताशा ने देवराज चौहान को देखा। आप इस बात का जवाब दीजिए राजा देव, रानी ताशा ने कहा। पोपा यहीं डोबू जाति में उतरेगा, देवराज चौहान बोला। परंतु डोबू जाति वाले ऐतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कई महत्वपूर्ण लोगों की जान ली है। सॉरी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर क्या उठा, इस समस्या का हल निकल आएगा, मैं बबूसा से बात करूंगा। तो ये बात पक्की है कि हम में से यहाँ कोई नहीं रहेगा, रानी ताशा बोली। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बबूसा नहीं चाहता डोबू जाति बंधक रहे हमारी। डोबू जाति को कोई तकलीफ देना गलत होगा, उन्हें बंधक बना लेना धोखा देने जैसा है। वो तुम्हारे दोस्त रहें। अब तक जो हो गया वो तभी ठीक होगा जब हम डोबू जाति को आज़ाद कर दें, देवराज चौहान ने कहा। वैसे भी सदूर पहुंचने के बाद हमें इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि हम पलट कर पृथ्वी की तरफ देख सकें। मुझे सदूर में ऐसी बहुत चीज़ों का निर्माण करना है जो पृथ्वी पर हैं पर सदूर पर नहीं है। हम सभी यहाँ से सदूर जाएंगे ताशा। सुन लिया हम बस। जी रानी ताशा। कब चलेंगे हम यहाँ से, रानी ताशा ने देवराज चौहान को देखा। जल्दी यहाँ से चल देंगे हम बस, देवराज चौहान ने कहा। यहाँ अब हमें कोई काम नहीं रहा। हम बस चला गया। रानी ताशा ने मधुर मुस्कान से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया, नज़रों में प्यार भरा था। कमरे में चलकर आराम करते हैं, मैं आपका साथ पाने को बेचैन हूं। रानी ताशा का सर लरस सा रहा था। आओ ताशा। देवराज चौहान ने ताशा का हाथ थामा। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही देवराज चौहान उसकी नीली आंखों में उसके चेहरे की खूबसूरती को टकटकी बांधे देखने लगा। इस तरह देखकर फिर मुझे तंग करने लगे हो देव, रानी ताशा ने शरारत से कहा। अब बस भी करूं। देवराज चौहान के होठों पर मधुर मुस्कान नाच उठी। बबूसा कमरे में नहीं था, धरा कुछ अलग बैठी थी। सोमारा एक तरफ दीवार से टेक लगाए अकेली ही आंखें बंद किए बैठी थी कि मोना चौधरी जगमोहन और नगीना के पास से उठी और सोमारा के पास जा बैठी। सोमारा ने आंखें खोली। क्या बात है, मोना चौधरी की निगाह सोमारा पर थी। सोमारा ने मोना चौधरी को देखा, कहा कुछ नहीं। मुझे बताओ क्या बात है, मोना चौधरी ने खुद पुनः कहा। मैं समझ नहीं पाई कि तुम क्या कह रही हो, सोमारा बोली। बबूसा को अभी मैंने परेशान देखा था। मोना चौधरी ने कुछ दूर बैठी धरा पर नज़र मारी जब तुम दोनों धरा से बातें कर रहे थे। मुझे बताओ क्या हो रहा है। सोमारा चुप रही। धरा अभी कहाँ गई थी, जादूगरनी के पास। कौन जादूगरनी, डोबू जाति की है वो, सब उसे जादूगरनी कहते हैं। उसका नाम हॉम्बी है। आने वाले वक्त का उसे पहले ही आभास हो जाता है। उसने बबूसा से कहकर धरा को अपने पास बुलाया था। उसे भला धरा से क्या काम, मुझे क्या पता, सोमारा ने बेमन से कहा। अब तो पता चल गया होगा कि उसने धरा से क्या बातें की, मोना चौधरी ने कहा। नहीं पता, जादूगरनी ने बबूसा को बाहर जाने को कह दिया था। ठीक है, पर तुम और बबूसा क्यों परेशान लग रहे हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे बताओ, शायद मैं कुछ बता सकूं जिन बातों में तुम लोग उलझे हो। मेरे से तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, सोमारा ने स्पष्ट कहा। तो कौन बताएगा मुझे, धरा से पूछ लो। पर वो कुछ भी बताने वाली नहीं। सोमारा का स्वर शांत था। ऐसी क्या बात है जो तुम बताना नहीं चाहती और धरा भी बताने वाली नहीं, मोना चौधरी के ओर से उड़े। सोमारा ने कुछ नहीं कहा। मोना चौधरी उठी और धरा की तरफ बढ़ गई। धरा की निगाह मोना चौधरी पर थी। वो मुस्कुराई, निचला होठ टेढ़ा हो गया। मोना चौधरी के पास आते ही वो सामान्य दिखने लगी। उसके पास बैठती मोना चौधरी क्या उठी। बबूसा और सोमारा से तुम्हारी क्या बात हुई थी धरा। क्यों, धरा मुस्कुरा पड़ी। सोमारा ने नहीं बताया।
तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। धरा ओले से हंसी फिर कह उठी, कोई बात नहीं है। बात तो ज़रूर है। बाबू साहब सोमारा गंभीर दिख रहे हैं। बाबू साहब ज़्यादा परेशान था पर तुम सामान्य हो। तो तू जानना चाहती है कि बाबू साहब सोमारा क्यों परेशान है? धरा मुस्कुराई। निचला होठ टेढ़ा हो गया। हाँ, अभी नहीं बताऊंगी, धरा बोली। जब सदूर पर पहुंच जाऊंगी तब बताऊंगी। तब क्यों? अभी क्यों नहीं? वो सदूर वो वास्ता रख वो सदूर से वास्ता रखती बात है ना, इसलिए। धरा सहज स्वर में बोली। तू मुझे टाल रही है? नहीं मोना चौधरी, मैं तो तेरे को स्पष्ट बता रही हूँ कि कब बताऊंगी। मोना चौधरी कुछ पल धरा को देखती रही, फिर बोली, तू यहाँ क्यों बैठी? हमारे साथ वहाँ बैठ। मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। जब ज़रूरत थी तो तुम लोगों के साथ थी। तुम्हारी बातें अजीब सी होने लगी हैं धरा। धरा मुस्कुराई। मोना चौधरी को देखती रही। निचला होठ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर सोमारा को देखा। वो इधर ही देख रही थी। मोना चौधरी उठी और जगमोहन नगीना की तरफ बढ़ गई। दोनों की निगाह पहले से ही मोना चौधरी पर थी। वो जब पास बैठी तो नगीना ने पूछा, क्या हुआ? धरा, सोमारा और बबूसा में कोई बात हुई है, मोना चौधरी बोली। उस बात के बाद सोमारा और बबूसा परेशान हो गए। मैंने सोमारा से जानना चाहा कि क्या बात है, तो उसने कुछ नहीं बताया। धरा कहती है कि सदूर पर पहुंचकर बताऊंगी कि क्या बात है। कुछ अजीब सा चल रहा है। नगीना और जगमोहन की निगाह धरा की तरफ उठी। धरा बेहद शांत सी बैठी थी। धरा हमसे दूर क्यों बैठी है? एकाएक जगमोहन ने कहा। वो कहती है मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मोना चौधरी ने बताया। वो ऐसा कैसे कह सकती है? जगमोहन कहते हुए उठा और धरा के पास जा पहुंचा। तुम अकेले क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी, धरा ने सिर हिलाया। मोना चौधरी कहती है कि कोई बात है, पर तुम बता नहीं रही। बबूसा सोमारा को क्या बबूसा सोमारा से क्या बात हुई तुम्हारी? वो अभी बताने वाली बात नहीं है। क्यों? बबूसा सोमारा से पूछ लो। मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे बदली बदली सी लग रही हो। अच्छा। धरा के मुस्कुराते ही नीचे वाला ऊँट टेढ़ा हो गया। जगमोहन ने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर कहा, पहले तो तुम बहुत प्यार से पेश आती थी, यहाँ आती तुम्हें क्या हो गया? पहले? धरा हौले से हंसी। मुझे अपना मतलब निकालना था, शराफत दिखानी ज़रूरी थी। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। अब मतलब निकल गया, मेरा रास्ता साफ हो गया। कैसा रास्ता? सदूर पर जाने का। वही रास्ता बनाने को तो मैं तुम सबके साथ जुड़ी हुई थी। तुम तो सदूर ग्रह पर जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो हमारे कहने पर जाने को तैयार हुई और सब दिखावा था। बोला तो मैं अपना रास्ता तैयार कर रही थी, जो कि हो गया। मैं जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा। वो तो तभी समझेगा जब मैं सीधी बात कहूँगी। धरा मुस्कुराई तो निचला होठ टेढ़ा सा दिखने लगा। तो सीधी बात कह। अभी नहीं, सदूर पर पहुँचने के बाद। अभी मेरा चुप रहना ही बेहतर है। ऐसी बातें करके तुम अपने को रहस्यमय बना रही हो। अभी तुम कुछ नहीं समझोगे। इस बारे में सदूर पर पहुँच बात करेंगे। तुम सदूर पर क्यों जाना चाहती हो? अपने घर कौन नहीं जाना चाहता? वहाँ मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। कहते हुए धरा गर्दन हिलाने लगी। मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत ताने बाने बुनने मैंने, और वक्त कम है मेरे पास। उलझन में फंसा जगमोहन वहाँ से हटकर सोमारा के पास पहुँचा। धरा कैसी अजीब सी बातें कर रही है। क्या कहा? कहती है सदूर पर मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। उसकी बातों की परवाह मत करो, सोमारा बात टालती हुई बोली। वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है। रानी ताशा और देवराज चौहान के चेहरे पर मस्ती के भाव दिख रहे थे। वो पोपा की पहली मंजिल पर पोपा के बीचों बीच स्थित ऐसे कमरे में थे जिसे रानी ताशा इस्तेमाल करती थी। बाहर शाम का अंधेरा फैलने लगा था। कड़ाके की सर्दी थी, परंतु पोपा के भीतर का मौसम सामान्य था। वे जब से इस कमरे में आए थे तभी से वे एक दूसरे में गुम प्यार के पलों में खोए हुए थे। अब वे फुर्सत में थे। एक दूसरे का साथ पा लेने की वजह से वे खुश थे। उनकी बातें ही खत्म ना हो पा रही थी। एक दूसरे को देखते रहने के बावजूद भी उनके दिल न भर रहे थे। वे आंखें खोले ऐसे सपनों में खोए हुए थे जिनका कोई नाम नहीं था। प्यार के ये पल सब पर आते हैं, सब पर ऐसा वक्त आता है, परंतु इन दोनों की दुनिया एक दूसरे में बसी थी। दोनों का प्यार पंख लगाकर लंबी उड़ान पर था। ताशा, देवराज चौहान ने रानी ताशा का हाथ चूमते हुए कहा, तुम अब मेरे पास ही रहना। मेरे देव, रानी ताशा ने प्यार में डूबे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी कहाँ तुम्हारे बिना जी सकूंगी। तुमसे बिछुड़कर मेरा जो हाल हुआ वो तो मैं ही जानती हूँ देव। तुम तो पृथ्वी पर जन्म लेने लगे, सदूर को भूल गए, परंतु मैं तो सदूर पर जन्म ले रही थी। मुझे तो सब याद था। मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूली। तुम्हारी याद हर पल सताती रही मुझे। मैंने बहुत कष्ट उठाकर वो समय बिताया। अब तुम्हें किसी भी हाल में नज़रों से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बिना अब मैं पागल हो जाऊंगी देव। ऐसा नहीं होगा ताशा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। हम इसी तरह एक दूसरे को प्यार करेंगे देव, बेपनाह मोहब्बत। हाँ ताशा। देवराज चौहान का स्वर कांप उठा। हम संग संग जिएंगे। सदूर पर हमारा पहले जैसा वक्त लौट आएगा। मैं सदूर पर भव्य किला बनवाऊंगा ताशा, बहुत ही शानदार। बहुत है, बहुत बड़ा। हम वहाँ रहा करेंगे। तुम जहाँ कहोगे वहीं रहूँगी, जहाँ तुम खुश वहीं मैं खुश रहूँगी। ताशा की आंखें भर आईं। तुम कितनी अच्छी हो ताशा। मुझसे अच्छे तो आप हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। जब आप सदूर पर नहीं थे तो वीराने जैसा लगता था सारा सदूर। किले की दीवारें मुझे जैसे खा जाना चाहती हूँ।
कहीं भी मन नहीं लगता था। तुम्हारे बिना मेरा वक्त नरक की तरह बीता है। जाने कैसे हर जन्म में जिंदा रही मैं, सिर्फ तुम्हें याद करती रही। वो बुरे दिन बीत चुके हैं ताशा। हाँ, अब तो आप मेरे पास हैं। वो बुरे दिन चले गए, मेरी प्यारी ताशा। देवराज चौहान ने पुनः ताशा का हाथ चूमा। देव, रानी ताशा बोली, अब हमें यहाँ से सदूर की तरफ चल देना चाहिए। यहाँ हमारा काम ही क्या। हाँ ताशा, सदूर हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ हम दोनों का खुशहाल जीवन है। वहाँ तभी पास रखे ताशा के यंत्र से आवाज़ें उठने लगीं। रानी ताशा ने यंत्र उठाकर बात की। उस तरफ किलोरा था। रानी ताशा, किलोरा की आवाज़ कानों में पड़ी। बबूसा पोपा में आना चाहता है। मैंने इनकार किया, परंतु वो कहता है कि राजा देव ने उसे पोपा में आने की इजाज़त दे रखी है। क्या उसे आने दूँ। रानी ताशा ने देवराज चौहान से कहा, बबूसा पोपा में आना चाहता है, उसे आने दो ताशा। किलोरा, बबूसा को पोपा में आने दो, कहकर रानी ताशा ने यंत्र को बंद करके रखा और बोली, आपने बबूसा को सिर पर चढ़ा रखा है। पोपा में उसे काम ही क्या है। बबूसा को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो मेरे लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। देवराज चौहान बोला, उसे मेरी चिंता रहती है। वो हमेशा ही मेरे करीब रहने की चेष्टा में रहता है। लेकिन बबूसा ने आपको मेरे पास नहीं आने दिया था, रुकावटें डालता रहा। ताशा नाराज़गी से कह उठी। उसकी सोच के मुताबिक वो ज़रूरी था, तभी तो उसने ऐसा किया होगा। बबूसा ने पोपा के भीतर प्रवेश किया। किलोरा ने पोपा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। तुम कौन हो, बबूसा ने किलोरा से पूछा। किलोरा नाम है मेरा, और पोपा पर मेरा नियंत्रण है, किलोरा ने कहा। पोपा को चलाता कौन है। ये काम भी मैं करता हूँ। बबूसा ने सिर हिलाया और सामने जाते रास्ते पर बढ़ गया। किलोरा इसके पीछे आने लगा तो ये देखकर बबूसा ठिठका और पलट कर बोला, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। तुम्हें रास्ता दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, किलोरा ने कहा। पोपा के चालक हो और तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि राजा देव ने जब पोपा का निर्माण किया तो मैं उनके साथ रहा था। पोपा को जितना बेहतर मैं जानता हूँ उतना तुम भी नहीं जानते, बबूसा ने कहा। परंतु मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्यों। सोमात ने कहा था कि बबूसा जब पोपा पर आए तो उस पर नज़र रखी जाए। सोमात कहाँ है। वो आराम कर रहा है। कहाँ, अपने कमरे में। परंतु उसे तो आराम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है, किलोरा बोला। बबूसा मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि सोमात आधा पागल है। वो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह सोचता है। वो बहुत समझदार है। मेरी नज़रों में वो बेवकूफ़ है। किलोरा चुप रहा। सोमात के शरीर में किस जगह बैटरी लगी है, बबूसा ने पूछा। मैं नहीं जानता। ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पीछे पीछे आए। क्या इस बारे में राजा देव से बात करूं। तुम पोपा में क्या करने आए हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बात का जवाब दूं। यहाँ पर मेरी हैसियत तुमसे बड़ी है। फिर भी बता देता हूँ कि महापंडित से बात करने आया हूँ। चलो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ से बात की जाती है, परंतु मैंने अकेले में बात करनी है, तब मेरे पास कोई न रहे। मैं चला जाऊँगा। दोनों आगे बढ़ गए। राजा देव कहाँ हैं। ऊपर बीच वाले कमरे में। हाँ, वो कमरा राजा देव ने अपने और रानी ताशा के लिए ही बनवाया था, बबूसा क्या उठा। किलोरा बबूसा को लेकर एक छोटे से गोल कमरे में पहुंचा जहाँ स्क्रीन लगी थी। बटनों और लीवरों से भरा बोर्ड दिख रहा था। उस वक्त वहाँ दीवार के साथ सटी कुर्सियों पर दो व्यक्ति बैठे थे। यह ठीक है, बबूसा बोला। मैं इन यंत्रों का इस्तेमाल जानता हूँ। तुम जाओ और इन दोनों को भी ले जाओ। किलोरा उन दोनों के साथ जाने लगा तो बबूसा बोला, क्या तुम सोमात की बात हमेशा मानते हो। किलोरा बबूसा को देखता रहा। उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। बबूसा मुस्कुरा पड़ा और फिर यंत्रों पर व्यस्त हो गया। हेडफोन जैसी चीज़ कानों में लगा ली। वो बटनों और लीवरों से खेलने लगा। सामने लगी स्क्रीन रोशन हो उठी थी। इस वक्त बबूसा के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। किलोरा और वो दोनों व्यक्ति वहां से जा चुके थे। 10 मिनट की चेष्टा के बाद ही महापंडित से संपर्क बन सका। एकाएक सामने की स्क्रीन पर महापंडित का चेहरा दिखा। पहले कुछ धुंधला था, फिर इस चेहरा स्पष्ट होता चला गया। कैसे हो महापंडित, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा हूँ, महापंडित कुछ उलझन में दिख रहा था। हम सब सदूर पर वापस आ रहे हैं। जान चुका हूँ मैं, राजा देव ने बताया। राजा देव से मेरी बात नहीं हुई, मेरी मशीनों ने मुझे बता दिया था। मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा राजा देव से। महापंडित की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुमने रानी ताशा का खूब साथ दिया। राजा देव को सदूर वाले जंग की पूरी याद नहीं आनी थी। उससे पहले ही तुमने राजा देव को रानी ताशा तक पहुंचा दिया। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना गलत किया। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया महापंडित। मैं तुम्हें राजा देव से सज़ा दिलवा कर रहूँगा। बबूसा गुस्से में आ गया। सज़ा की मुझे चिंता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो रानी ताशा को तुरंत राजा देव तक पहुँचा सकता था, परंतु मैंने चाहा कि राजा देव को उस जन्म की याद आ जाए। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था। तुम मुझसे चालाकी से बात करने लगे हो। मैं तुमसे स्पष्ट बात कर रहा हूँ। अब राजा देव रानी ताशा से मिल चुके हैं और राजा देव को याद नहीं कि रानी ताशा से वो कैसा धोखा खा चुके हैं। राजा देव को सब कुछ याद आ जाता अगर उस दिन सुबह राजा देव तुम्हारे पास से ना निकले होते। तब मैं राजा देव पर नज़र रखे हुए था, परंतु तुमने चालाकी की।
मेरी सिर पर नींद सवार करा दी। मैं सो गया। उधर तुमने राजादेव को जगा दिया कि वो निकल जाएं। बबूसा ने सख्त स्वर में कहा, तुमने मेरे खिलाफ सोमात का निर्माण कर दिया कि सोमात मुझे मार सके। क्या नहीं किया तुमने? मैंने जो भी करना चाहा वो नहीं हो सका बबूसा। क्या मतलब? तुम जो भी कह रहे हो वो मैंने नहीं किया। मैं ना तो रानी ताशा के खिलाफ हूँ, ना ही राजा देव के, और ना तुम्हारे खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। मैं भी चाहता था कि राजा देव को सब कुछ याद आ जाए। इसी इंतज़ार में था कि वो सब होता चला गया, जो कि मैं चाहता ही नहीं था। तुम नहीं जानते मैं कितना परेशान हूँ। हैरानी है कि महापंडित परेशान है। राजा देव की किसी बात की चिंता ना करो। उन्हें सदूर पर बिताया जन्म पूरी तरह याद आ जाएगा। जब भी ये वक्त सामने आएगा तो तुम भी देखोगे। मैं इन बातों की वजह से चिंता में नहीं हूँ। तो मुझे उस लड़की को लेकर चिंता है जिसे तुम लोग पोपा में बिठाकर सदूर पर ला रहे हो। धरा, बबूसा के होठों से निकला। मैं उसका नाम नहीं जान पाया, परंतु मेरी मशीनों ने मुझे स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि उसके सदूर पर आते ही सदूर नई तरह की मुसीबतों में गिर जाएगा। उसे अपने साथ मत लाओ। महापंडित की आवाज़ कानों में पड़ी। बबूसा फौरन कुछ न कह सका। मेरी मशीनों ने मुझे बताया कि राजा देव और रानी ताशा को मिलाने में उसी लड़की का हाथ है। वो कुछ ताकतें रखती है। उसी की ताकतों की कोशिश का नतीजा है कि राजा देव रानी ताशा के पास पहुंच गए। उसने ऐसा क्यों किया? बबूसा के होठों से निकला। वो चाहती थी कि रानी ताशा और राजा देव मिल जाएं ताकि उसे सदूर पर पहुंचने का मौका मिले। वो सदूर पर क्यों जाना चाहती है माँ पंडित? अभी ये बात मेरी मशीनें नहीं बता पाई, परंतु मशीनों ने संकेत दे दिए हैं कि सदूर पर पहुंचकर उस लड़की की ताकतें बढ़ जाएंगी, जिन पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। मैं इस बारे में चिंतित हूँ। और क्या बताया तुम्हारी मशीनों ने? मशीनें इस काम पर लगी हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। पता नहीं वो लड़की कौन है। मेरी उससे बात हुई, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? जादूगरनी से भी उस बारे में बातें हुई, परंतु वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मुझे बताओ वो बातें। धरा मेरे लिए रहस्य बन गई है माँ पंडित। मैं उसे सीधी सीधी सादी लड़की समझता था, परंतु उसका जो रूप मेरे सामने है वह हैरान कर देने वाला है। मैं भी उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ है तो मुझे बताओ बबूसा। वो बातें मैं मशीनों को बताऊंगा तो उन्हें सहायता मिलेगी अपना काम करने को। वो जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी। महापंडित की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे तो हैरानी है कि मशीनें मुझे उस लड़की के बारे में बताने में इतनी देर लगा रही हैं। धरा कहती है कि वो सदूर की है और अब वापस सदूर जा रही है, बबूसा बोला। उसकी बात पर मुझे हैरानी हुई। वो कहती है कि टोबू जाति इसलिए गई थी कि उसकी ताकतों ने उसे बता दिया था कि टोबू जाति जाने पर ही सदूर जाने का उसका रास्ता खुलेगा, और ऐसा हुआ भी। मैं उसे मिला और वो सब मुझे पता है। जादूगरनी कहती है कि अगर मैंने तुझे धरा के बारे में बता दिया तो इसका पता उसे चल जाएगा और वो मेरी जान ले लेगी कि मैं कहीं दूसरों के सामने ये बात वक्त से पहले ना बोल दूँ। जादूगरनी ने मुझे बताया कि 250 साल पहले धरा की ताकतों ने सतूर वापसी का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था। रानी ताशा ने उस जन्म में राजा देव के साथ जो धोखा किया वो सब धरा की ताकतों ने की। ताकतों ने ही रानी ताशा से करवाया था, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात बताई बबूसा। महापंडित की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने इस बारे में धरा से बात की तो उसने कहा तभी अब उसे सदूर जाने का रास्ता मिल रहा है। तो वो ये खेल सैकड़ों बरस से खेल रही है कि वापस सदूर पहुंच सके। हाँ। तुमने उससे पूछा कि वो कौन है? पूछा, पर उसका कहना है कि जब पोपा उसे लेकर चल देगा तो तब अपने बारे में बताएगी। ज़रूर इसमें कोई खास बात है। महापंडित, उसके पास कैसी ताकतें हैं? मेरे पास अभी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। वो शैतान की तरह लगती है कभी कभी, तो कभी मासूम दिखती है, बाबूसा ने होठ बीच कर कहा। पर मुझे आभास होने लगा कि बात ज़रूर कुछ है। हम भी गलत बात कभी नहीं कहेगी, और तुमने भी कहा कि वो लड़की मुसीबतें खड़ी करेगी। सदूर किसी तरह से मुसीबत में ना पड़े इसके लिए तुम कोशिश कर सकते हो बबूसा। कैसी कोशिश? उसे सदूर पर मत आने दो, पृथ्वी ग्रह पर छोड़ दो उसे। बबूसा के होंठ भिज गए। क्या सोचने लगे? शायद ये संभव नहीं होगा माँ पंडित, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। धरा 250 सालों से सदूर पर जाने की तैयारी कर रही है, और अब वक्त आया तो क्या वो रुक पाएगी? जबकि जादूगरनी ने उसके पास ताकतें होने का भी जिक्र किया है। ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं इस बारे में जादूगरनी से बात करूँगा, बाबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। जादूगरनी ने उस लड़की के बारे में कुछ और जानने की चेष्टा भी करना, महापंडित ने उधर से कहा। मुझसे इस बारे में कुछ हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। राजा देव कैसे हैं? बेहतर, पहले की तरह ही हैं। मेरी उनसे बात हो सकती है? वो रानी ताशा के साथ कक्ष में है। जैसा कि धरा ने कहा कि 250 साल पहले सदूर पर रानी ताशा ने राजा देव के साथ जो किया वो धरा की ताकतों के प्रभाव में किया। वो ताकतें रानी ताशा से ये सब करा रही थी। ऐसे में राजा देव को वो सब याद आया तो वो रानी ताशा को कठोर से कठोर सज़ा देंगे। वह एक न सुनेंगी कि तब रानी ताशा ताशा धरा की ताकतों के प्रभाव में थी। ये तो फिर रानी ताशा के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी माँ पंडित। राजा देव के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हुई है, परंतु रानी ताशा का क्या कसूर? वो तो धरा की ताकतों के कब्ज़े में थी। सच में यह मामला बहुत गंभीर है।
तुम ठीक कहते हो कि धरा अब कई तरह की नई मुसीबतें खड़ी करेगी सदूर पर पहुंचकर। मुसीबतों से भी ज़्यादा मेरी मशीनें इस बारे में संकेत देती जा रही हैं। बबूसा के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। तुम कुछ करो बबूसा, उसे सदूर पर मत पहुंचने दो, महापंडित ने उधर से कहा। इसका फैसला तो जादूगरनी से बात करके ही होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। दोनों की बातचीत खत्म हो गई। बबूसा वहाँ से बाहर निकलकर वापस बढ़ा, चेहरे पर सोचे थी। कुछ आगे जाने पर किलोरा मिला। तुम्हारा कमरा तैयार करा दिया बबूसा, किलोरा ने कहा। आराम कर सकते हो, कमरा तैयार ही रखो। इस वक्त मैंने पोपा से बाहर जाना है, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। मैंने तो सोचा था कि रात पोपा में ही बिताओगे, किलोरा ने सामान्य स्वर में कहा। आओ। फिर वो उस तरफ बढ़ गया जिस ओर पोपा से बाहर जाने का दरवाज़ा था। सदूर पर जाना कब तय हुआ है, बबूसा ने पूछा। अभी इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। किलोरा ने पोपा का दरवाज़ा खोला। सामने सीढ़ियाँ बिछ गई थी। बबूसा बाहर निकलता चला गया। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ फैली थी। इस अंधेरे में भी वो सफ़ेदी के रूप में चमक रही थी, परंतु बबूसा अपनी ही सोचों में खोया हुआ था। बबूसा ने हॉम्बी की चमक भरी बूढ़ी आंखों में झांका। हॉम्बी के होंठों के बीच मध्यम सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। जादूगरनी, मैं परेशान हूँ। परेशानी तो अभी तेरी शुरू होनी है बबूसा, हॉम्बी धीमे स्वर में क्या उठी। धरा के बारे में मुझे कुछ पता जादूगरनी। ज़रूर बताती अगर वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल डोबू जाति पर करना चाहती, परंतु हमारी जाति उससे सुरक्षित है। मशालों के प्रकाश में दोनों के चेहरे सिंदूरी से हुए चमक रहे थे। पर धरा सदूर पर तो मुसीबतें खड़ी करेगी। सदूर से मेरा कोई वास्ता नहीं, जादूगरनी ने स्पष्ट कहा। पर मेरा तो वास्ता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा मत कहो जादूगरनी, इस जन्म में मैंने डोबू जाति की सेवा की है। मैंने हमेशा यहाँ के लोगों का भला चाहा, तो बदले में डोबू जाति ने तुझे पनाह भी दी बबूसा, जबकि तू सदूर से आया था। मुझे रास्ता दिखा जादूगरनी, मुझे परेशानी से निकाल दे। तू परेशानी से नहीं निकल सकेगा, आने वाला वक्त तेरा बुरा हाल कर देगा, हॉम्बी कह उठी। तो मैं क्या करूं? तू अब डोबू जाति से चला जाएगा बबूसा। तेरे सवालों का जवाब अब तुझे सदूर ग्रह पर ही मिलेगा। पर मैं फिर वापस आऊँगा और तू फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा। तू सदूर पर ही रहेगा। तेरी किस्मत की लकीरें यही कह रही हैं। बबूसा हॉम्बी को एकटक देखने लगा। सच हॉम्बी, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा? बबूसा बेचैन सा कह उठा। हॉम्बी ने इनकार में सिर हिला दिया। यहाँ की याद मुझे सताती रहेगी जादूगरनी। वहाँ के हालात तुझे सांस ही नहीं लेने देंगे कि तू डोबू जाति को याद कर सके। सदूर की रवानगी कब होगी? कल। ओह, मेरी एक समस्या हल कर जादूगरनी। धरा की वजह से सदूर पर परेशानी आ सकती है। मैं धरा को यहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। वो ऐसा नहीं होने देगी, हम्बी ने शांत स्वर में कहा। नहीं होने देगी? वो कैसे मुझे रोक सकती है? मैं उसके हाथ पांव बांधकर डोबू जाति के योद्धाओं के हवाले कर दूंगा कि पोपा के जाने के बाद उसे आज़ाद कर दे। ये तो बहुत आसान काम है, बबूसा ने कहा। तू अभी तक उसे समझ नहीं पाया। बता जादूगरनी, ताकि मैं उसे समझ सकूं। वक्त आने पर तू समझेगा उसे कि वो क्या है। तू उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो हार जाएगा। उसकी ताकतें उसके साथ हैं। वो उसके रास्ते में आने वाली हर परेशानी को दूर कर देंगी। तूने कुछ करने की चेष्टा की तो भुगतेगा। वो इतनी ताकतवर है? हॉम्बी ने सिर हिला दिया। बबूसा खामोशी से हॉम्बी को देखता रहा। क्या तूने भविष्य की झलक पाई कि धरा सदूर पर जा रही है? बबूसा ने पूछा। हाँ, वो सदूर पर बिना किसी परेशानी के पहुंच जाएगी। ओह, फिर फिर तो मेरा कुछ भी करना सोचना बेकार होगा। क्या मैं धरा पर किसी तरह काबू नहीं पा सकता? मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अब डोबू जाति सुरक्षित है। अब जा, मैं और नहीं बोलूँगी। बबूसा हॉम्बी से मिलकर वहाँ पहुँचा, जहाँ जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी, सोमारा और धरा थी। धरा सबसे अलग बैठी थी और चमक भरी नज़रों से बबूसा को ही देख रही थी। बबूसा, सोमारा ने कहा। अगोमा तेरे को 2 बार पूछने आ चुका है। वो कहता है 16 आ गया है। बबूसा ने सिर हिलाया और धरा की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आते पाकर धरा मुस्कुराई तो निचला होठ टेढ़ा सा हो गया। तू मेरी परेशानी का कारण बनी हुई है धरा। हम भी तो तेरे को बचा रही है कुछ ना बताकर। क्यों? तू मुझे यहीं छोड़ जाने की सोच रहा है? धरा हंसी। बबूसा के चेहरे पर हैरानी उभरी। तेरे को कैसे पता चला? मेरी ताकतों ने मुझे बताया। धरा के चेहरे पर शैतानी चमक नाच उठी। बबूसा धरा को देखता रह गया। मुझसे पंगा मत ले, वरना मुंह की खाएगा। मैं तब तक ही चुप हूँ जब तक सदूर पर नहीं पहुँच जाती। अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। हम्बी की बात मान और चुपचाप बैठ जा। बबूसा ने होठ बीच लिए, धरा को देखता रहा। तूने सच में मुझे परेशान कर दिया है, जाने तू कौन है? बबूसा ने कहा और पलटकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। पीछे से धरा की छोटी सी हंसी कानों में पड़ी। तभी जगमोहन ने बबूसा को पुकारा। बबूसा ने ठिठक कर जगमोहन को देखा। धरा के साथ तुम्हारी क्या बातचीत चल रही है? तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। 16 आ गया है, मैं अगोमा के पास जा रहा हूँ। हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे। बातें अब वो नहीं रही जो पहले थी, पर मैं सोमात को सबक सिखाना चाहता हूँ। कहते हुए बबूसा बाहर निकल गया।
जब से बबूसा को ये बात पता चली थी कि धरा की ताकतों ने 250 साल पहले सदूर ग्रह पर रानी ताशा द्वारा राजा देव को सदूर से बाहर फेंकवाया था कि आज जैसे हालात आएँ और धरा को वापस सदूर जाने का मौका मिल सके, तो बबूसा के मन में रानी ताशा के प्रति बुरे विचार छटने लगे थे। ऐसी स्थिति में रानी ताशा को वो दोषी नहीं मान सकता था। रानी ताशा के पश्चाताप को वो हमेशा दिखावा मानता रहा, परंतु अब उसे एहसास हो रहा था कि ताकतों ने जब उसे आज़ाद किया और रानी ताशा को जब होश आया तो उसे कितना दुख पहुंचा होगा कि राजा देव के साथ उसने क्या किया। हालातों के करवट लेते ही बबूसा की परेशानी बढ़ने लगी थी, परंतु सोमात के बारे में बबूसा के विचार नर्म नहीं थे। महापंडित ने सोमात का निर्माण उसके मुकाबले पर खड़ा करने को किया था। सोमात ने उसे मारने का प्रयत्न भी किया था। ऐसे में बबूसा सोमात को सबक सिखाकर दिखा देना चाहता था कि महापंडित का निर्माण अधूरा है। अगोमा बिजली वाले कमरे में नहीं मिला। बबूसा अगोमा की तलाश करने लगा। हर तरफ मशालों की रोशनी फैली थी। बबूसा को एक आदमी से पता चला कि सोलाम 30 योद्धाओं के साथ लौटा है और इस वक्त सब खाना खा रहे हैं। तो बबूसा वहाँ पहुँचा जहाँ खाना खाया जाता था। वहाँ सोलाम, अगोमा और सब योद्धा खाना खा रहे थे। बबूसा उन सबसे मिला। खाने के बाद अगोमा, सोलाम, जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी और सोमारा के साथ बबूसा की संयुक्त बातचीत हुई। मुद्दा था सोमात को खत्म करने का। लंबे वक्त तक बात होती रही। अंत में बात यहाँ खत्म हुई कि योद्धाओं के पास जो घातक हथियार हैं, मौका पाते ही उन घातक हथियारों से सोमात की गर्दन काटकर उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद सब कमरे में पहुँचे। धरा को खाना खाते पाया। बबूसा धरा के पास पहुंचा और वहीं बैठता बोला, तुम्हारे पास ताकतें हैं? थोड़ी सी, धरा ने खाना खाते कहा, पर सदूर पर पहुंचते ही मुझे मेरी ताकतें ढूंढ लेंगी। तो तुम ताकतवर हो? बहुत। तब तो तुम मेरा काम कर सकती हो, मेरी कुछ परेशानी दूर कर दोगी, बबूसा ने कहा। बड़े प्यार से बोल रहे हो, कोई काम फंस गया लगता है। तुम मेरे लिए सोमात को ख़त्म कर दो। धरा कुछ पल चुप रही, फिर खाना खाते क्या उठी। ये नहीं हो सकेगा। मेरी ताकतें इंसानों पर काम करती हैं। सोमात इंसान नहीं है, वो तारों मशीनों का बना हुआ है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं इंसानों को नहीं छोड़ती। कहते कहते धरा अजीब से अंदाज में मुस्कुराई तो निचला होठ टेढ़ा हो गया। तुम तो बड़ी कमज़ोर हो, बबूसा ने आंखें सिकोड़ी। धरा हंस पड़ी। गलत फहमी में मत रहना, सदूर पर पहुंच तो तमाशा दिखाऊंगी तुझे। क्या करेगी तू सदूर पर? अभी क्यों पूछता है, तब देखना तू मेरी ताकत। सदूर पर इंसान बसते हैं, बिजली के बने सोमात जैसे लोग नहीं कि जिन पर मेरी ताकतों का असर नहीं होगा। वहाँ तो सब कुछ मेरे लिए तैयार खड़ा है। मेरे वहाँ पहुँचने वक्त पूरा होने की देर है कि हर तरफ मेरे नाम का डंका बजेगा। जानता है मेरा नाम क्या है? धरा, बबूसा के होठों से निकला। ये तो मेरा पृथ्वी का नाम है, सदूर पर मेरा नाम दूसरा है। सब जानते हैं मेरे नाम को। धरा का निचला होठ टेढ़ा हो गया। क्या नाम है? अभी नहीं बताऊंगी। वक्त पूरा होने से पहले मैंने अपना नाम बताया तो सदूर पर पहुँचते पहुँचते मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मेरी ताकतों ने इस बारे में मुझे पहले ही सचेत कर दिया था कि अपना नाम न बताऊं। धरा ने सिर हिलाकर कहा, अपनी ताकतें दिखा मुझे। धरा ने बबूसा की आंखों में झाँका, फिर आंखें नचाकर धीमे स्वर में टेढ़े होंठ से कह उठी, सदूर पर तू मेरे साथ चल ही रहा है, वहाँ तू मेरी ताकतों का नाच देखना। तेरे बारे में मुझे राजा देव से बात करनी होगी, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं कर पाएगा तू, धरा अपने खास अंदाज में मुस्कुराई। मेरी ताकतें तेरे दिमाग से ये बात निकाल देंगी। तू भूल जाएगा कि तूने राजा देव को कुछ बताना है। मैं राजा देव को तेरे बारे में बता के रहूँगा। धरा मुस्कुराई, निचला होठ लटकने लगा। वो शैतान की तरह दिखी। तभी मोना चौधरी पास आती क्या उठी। क्या बात हो रही है तुम दोनों में? उसी पल बबूसा उठते हुए बोला, ये मुझसे सदूर गए के बारे में पूछ रही थी। चलो खाना खा लें, मुझे तो भूख लग रही है। रात चैन से बीती। नीचे बिछाने को गर्म कपड़े ओढ़ने को कंबल उन्हें दे दिया गया था। उन्हें ज़रा भी सर्दी नहीं लगी और वो गहरी नींद में रहे। बबूसा और सोमारा एक तरफ पास पास ही सोए थे, जबकि धरा उन सबसे अलग होकर सोई थी। मोना चौधरी, नगीना, जगमोहन बातें करते करते जाने कब सो गए थे। उन लोगों ने ये तो तय कर ही लिया था कि टोबू जाति के 2 योद्धा मौका पाते ही सोमात पर हथियारों से हमला करेंगे और उसकी गर्दन काट देंगे। आसान तरीका था ये सोमात को ख़त्म करने का। बबूसा सोमात से छुटकारा पा लेना चाहता था कि ताकि आने वाले वक्त में वो बिना किसी परेशानी के काम कर सके। अब उसे नई चिंता यानी कि धरा की चिंता होने लगी थी कि वो कौन है और सदूर पर जाकर वो क्या करना चाहती है, उसके पास कैसी ताकतें। धरा के बारे में होम्बी ने भी सतर्क किया और महापंडित ने भी। यह बबूसा के लिए चिंता का विषय था कि धरा जब सदूर पर पहुंचेगी तो तब क्या होगा। उसने मन ही मन में विचार पक्का कर लिया था कि राजा देव को धरा के बारे में खबर देगा, ताकि राजा देव इस बारे में जो ठीक समझे वो कर सके। वह अन्यों को भी धरा के बारे में बताना चाहता था, परंतु उसे लग रहा था कि अभी उन्हें कुछ बताना ठीक नहीं। धरा के बदले रूप के बारे में सुनकर वो व्यर्थ में परेशान हो जाएंगे। रात सोमारा जब पास ही लेटी थी तो सोने से पहले उसने धरा के बारे में बात छेड़ी थी। बबूसा, मुझे सोमात की इतनी चिंता नहीं है जितनी की धरा की है। वो जाने क्या इरादा रखती है। उसकी बातों से लगता है कि वो कुछ खास है, बबूसा ने गंभीरता से कहा। जब वो हमसे बातें करती है तो शैतान जैसी लगने लगती है। उसका निचला होठ जब टेढ़ा होता है तब वो पूरी शैतान लगती है।
तुम ऐसा कुछ करो कि हमारे साथ सदूर पर न जा सके। मैंने सोचा था ऐसा, परंतु जादूगरनी ने मना कर दिया कि ऐसा सोचूं भी नहीं। धरा को पता चल जाएगा और वो अपनी ताकतों का मेरे पर इस्तेमाल कर देगी। जब मैं ये बात करके धरा के पास आया तो वो मेरे मन के विचार जानती थी। समझ में नहीं आता कि सदूर पर क्या होगा। मैं कल राजा देव से धरा के बारे में बात करूंगा। सदूर कब जाने वाले हैं हम भी ने तो कहा है कि कल हम सदूर की तरफ रवाना हो जाएंगे, बबूसा बोला। और तो क्या धरा भी हमारे साथ जाएगी? हम भी का कहना है कि धरा सदूर पर पहुंच जाएगी। तुम्हें जादूगरनी की बातों का पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, वो जो कहती है वो सच होता है, बबूसा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो हम कल सदूर रवाना हो जाएंगे? हाँ सोमारा, धरा हमारे साथ होगी। जादूगरनी ने ये नहीं बताया कि सदूर पर धरा का क्या रूप सामने आएगा? वो नहीं बता रही। कहती है मुझे ये बात पता चलेगी तो धरा को एहसास हो जाएगा और वो मुझे मार देगी। क्यों मारेगी? इसलिए कि मैं उसकी पोल वक्त से पहले ना खोल दूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। धरा तुझे कैसे मार सकती है बबूसा? वो तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगी। अपनी ताकतों के सहारे वो मुझे मारेगी। जादूगरनी ने ऐसा कहा? उसने इशारों इशारों में ऐसे ही कहा। मैं जादूगरनी की बात को हवा में नहीं उड़ा सकता। मैंने तो सोचा था कि राजा देव मिल गए, तुम मिल गए, बाकी बातें जैसे तैसे हल हो जाएंगी, लेकिन धरा ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। तुम सुबह राजा देव और रानी ताशा को धरा के बारे में बताना कि क्या हो रहा है, सोमारा ने कहा। ज़रूर बताऊंगा, बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। धरा की ताकतों ने ही 250 साल पहले सदू पर रानी ताशा पर अपना कब्जा किया था और राजा देव को गृह से बाहर फेंकवा दिया था। तब जो कुछ भी हुआ रानी ताशा ने नहीं किया था। धरा की ताकतों ने रानी ताशा को माध्यम बनाकर किया था, ताकि आगे ऐसी ऐसी घटनाएं हों और धरा जब सदूर पर आना चाहे तो उसे रास्ता तैयार मिले। स्पष्ट है कि धरा की सहायक ताकतें 250 बरस से खामोशी से काम कर रही हैं, धरा के हक में काम कर रही थी। ये एक बेचैन कर देने वाली बात है। फिर तो रानी ताशा निर्दोष है, सोमारा बोली। हाँ, रानी ताशा निर्दोष है। मैं रानी ताशा के वियोग को ड्रामा समझता रहा, जबकि रानी ताशा स्वयं परेशान थी कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। राजा देव को कैसा धोखा दे दिया। वो अभी तक नहीं जानती कि वो सब धरा की ताकतों का खेल था। तुम ये बात रानी ताशा और राजा देव को ज़रूर बताना। समस्या खड़ी हो सकती है सोमारा। कैसी समस्या? राजा देव को सदूर के उस जन्म की याद आने पर वो आसानी से धरा की ताकतों वाली बात वो आसानी से धरा की ताकतों वाली बात पर विश्वास नहीं करेंगे। राजा देव यही सोचेंगे कि रानी ताशा ने उन्हें धोखा दिया और वो उसे सजा देना चाहेंगे। ऐसे मौके पर राजा देव को समझाना बेहद कठिन होगा। उन पर जब क्रोध सवार होता है तो वो किसी की नहीं सुनते। तुम्हारी बात तो मानेंगे, शायद इतनी नहीं जितनी कि वो सामान्य हालत में मानते हैं, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। फिर क्या होगा बबूसा? धरा की शक्तियों के लिए कसूर की सज़ा रानी ताशा भुगतेगी? बबूसा चुप रहा। ये तो गलत होगा। रानी ताशा पहले ही राजा देव के दूर हो जाने की वजह से सज़ा पा चुकी है। जब वो वियोग में परेशान होती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि गलती रानी ताशा की तो है, परंतु अब जो हालात सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं। रानी ताशा तो राजा देव को धोखा देने के मामले में मासूम है, निर्दोष है। मैं ठीक करने की चेष्टा करूंगा सब कुछ, बबूसा व्याकुल था। तुम रानी ताशा को राजा देव के क्रोध से बचा लोगे? बचा नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता सोचना होगा तुम्हारा। एक बात अभी मन में आई है। क्या? भैया, महापंडित से कहकर राजा देव के मस्तिष्क का वो हिस्सा ही साफ करवा दें जहाँ उस जन्म की यादें मौजूद हैं। इस तरह राजा देव को वो धोखे वाली बात याद नहीं आएगी और सब ठीक तरह से चलता रहेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्यों? मैं राजा देव का सेवक हूँ और इस तरह का धोखा मैं राजा देव के साथ नहीं कर सकता। ये बात मेरी सीमा से बाहर है और ऐसा कोई करने की चेष्टा भी करेगा तो मैं होने नहीं दूंगा, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं दूसरी तरह से राजा देव को समझाने की चेष्टा करूंगा, परंतु अभी तो मुझे धरा की चिंता है। तुम सुबह होते ही राजा देव और रानी ताशा को धरा के बदले रूप के बारे में बता देना। ऐसे ही करूंगा मैं। उसी पल कुछ दूर कंबल ओढ़े सोई धरा ने चेहरे से कंबल हटाया और मुस्कुराकर बबूसा और सोमारा की तरफ देखने लगी। मशाल की रोशनी में उसका निचला होठ कुछ टेढ़ा हो गया और वो शैतान की तरह दिखने लगी। अभी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने दूंगी बबूसा। मैं नहीं चाहती कि सदूर पर पहुंचने में मुझे कोई अड़चन आए।